मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 12 केमिस्ट्री, और हम लोग कौन सी केमिस्ट्री पढ़ रहे थे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कल की क्लास में हम लोगों ने एक सिंपल सा इफेक्ट पढ़ा था और उस इफेक्ट का नाम था इंडक्टिव इफेक्ट। आप लोगों ने पढ़ा था। मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास में 3 इफेक्ट पढ़ाऊंगा आप लोगों को। देखो कल की क्लास में एक इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में बताया था मैंने। आज की क्लास में मैं ओनली आपको हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट के बारे में पढ़ाऊंगा, और नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आप लोगों को रेजोनेंस के बारे में। इन 3 इफेक्ट्स को पढ़ाने के बाद हम लोग अपनी यूनिट स्टार्ट करेंगे हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स। ठीक है, ज्यादा हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे, हालांकि आप सारी चीजें 11वीं क्लास में पढ़ चुके हो। चलो स्टार्ट। तो हम लोगों ने कल की क्लास में इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था, और इंडक्टिव इफेक्ट कितने टाइप का होता है, कैसे कैसे क्या क्या चीजें वो शो करता है, हम लोगों ने सारी बातें कर ली। आज की क्लास के अंदर हम लोग हाइपर कंजुगेशन को स्टार्ट करते हैं। और व्हाट इज हाइपर कंजुगेशन, क्या होता है हाइपर कंजुगेशन, हमारे लिए इतना यूजफुल क्यों है, हम लोग बार बार इस चीज को क्यों पढ़ रहे हैं, देखते हैं। बेटा हाइपर कंजुगेशन बेटा इसका दूसरा नाम है बेकर-नाथन इफेक्ट। बेकर-नाथन इफेक्ट दूसरा नाम है इसका, बेकर-नाथन इफेक्ट। इसको बेटा कुछ लोग सिग्मा पाई रेजोनेंस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सिग्मा पाई रेजोनेंस। मैं बताऊंगा आप लोगों को कि सिग्मा पाई रेजोनेंस कैसे होता है। और तीसरा बेटा इसको नो बोर्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं। नो बोर्ड रेजोनेंस। अब नो बोर्ड रेजोनेंस और सिग्मा पाई रेजोनेंस हम लोग स्टडी करेंगे क्या होते हैं। और तीसरी या चौथी बात कहूं, ये इफेक्ट एल्कीन की स्टेबिलिटी को और फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करता है। क्लियर है कि ये एक तो एल्कीन की स्टेबिलिटी को और दूसरा फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करता है। दोनों चीजें आज ही पढ़ डालते हैं, खत्म करते हैं हाइपर कंजुगेशन को, देखते हैं चीजों। सबसे पहले चीजों को बात करेंगे कैसे। बेटा हाइपर कंजुगेशन बोल दो, बेकर-नाथन इफेक्ट बोल दो, सिग्मा पाई रेजोनेंस बोल दो, नो बोर्ड रेजोनेंस बोल दो, कुछ भी बोल दो। क्लियर है? ये जो वर्क करता है ये अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन के ऊपर वर्क करता है। अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन के ऊपर वर्क करता है। ध्यान से समझना मेरी बात। क्लियर आप लोगों को? फॉर एग्जांपल चीजों को समझ बेटा CH3 क्लियर आप लोगों को? ये मेरे पास हो गया। अगर मैं क्या करता हूं, यहां पर एक होमोलाइटिक क्लीवेज करवाता हूं। कौन सा क्लीवेज करवाता हूं? होमोलाइटिक क्लीवेज करवाता हूं, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन ले जाएगा, और यहां पर दूसरा इलेक्ट्रॉन कौन लेके जाएगा? कार्बन लेके जाएगा। कार्बन लेके गया तो देखो मेरे भाइयों, हाइड्रोजन के पास एक रेडिकल H और ये यहां पर क्या बच जाएगा? एक रेडिकल। अब इस रेडिकल को स्टेबलाइज करने के लिए पड़ोसी कार्बन क्या बोलता है? देखो इस कार्बन से नेक्स्ट कार्बन कौन सा? अल्फा कार्बन। मेरे भाइयों जरा ध्यान से देखना, इस कार्बन से नेक्स्ट कार्बन कौन सा कहलाएगा? अल्फा कार्बन। और ये वर्क भी कहां पर कर रहा है? अल्फा कार्बन। ठीक है, तो अल्फा कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। इस रेडिकल को स्टेबलाइज करने के लिए ये कार्बन इस हाइड्रोजन को बोलता है कि भाई तू भी क्या कर ले? होमोलाइटिक। और जब ये भी होमोलाइटिक क्लीवेज कर लेता है, क्लियर है? जब ये भी होमोलाइटिक क्लीवेज कर लेता है, तो ये रेडिकल और रेडिकल आपस में क्या बना लेंगे? बॉन्ड बना लेंगे। दोनों रेडिकल आपस में मिलकर बॉन्ड बनाएंगे, और बॉन्ड बनाएंगे तो जरा देखिए यही तो बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। आप लोग जरा देखिए कि सिग्मा बॉन्ड टूटा और किसमें कन्वर्ट हो गया? पाई बॉन्ड में। देखो ना, सिग्मा बॉन्ड टूटा और किसमें कन्वर्ट हो गया? पाई बॉन्ड में। और इसी कारण इसको सिग्मा पाई रेजोनेंस कहा जाता है।
क्लियर आप लोगों को? अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए, गौर से सुनिए कि अगर अभी देखो ऐसा जरूरी नहीं है कि ये वाला जो हाइड्रोजन है ये कार्बन इसी हाइड्रोजन को बोले, ये कार्बन इस हाइड्रोजन को भी बोल सकता है, इसको भी बोल सकता है। मतलब अल्फा कार्बन के ऊपर जितने ज्यादा हाइड्रोजन होंगे उतनी ही स्टेबिलिटी के चांस ज्यादा हो जाएंगे। मेरी बात समझ रहे हो आप लोग? फॉर एग्जांपल देखिए CH3 CH2 रेडिकल, CH3 CH3 रेडिकल, इन दोनों के अंदर मैं आप लोगों से पूछूं कि विच वन इज मोर स्टेबल, विच वन इज मोर स्टेबल, तो देखिए जरा कि यहां पर अल्फा, देखो इस कार्बन के ऊपर रेडिकल है तो इससे नेक्स्ट कार्बन कौन सा? अल्फा। इस कार्बन के ऊपर रेडिकल है तो इससे नेक्स्ट कार्बन अल्फा, ये भी तो नेक्स्ट है, ये भी तो अल्फा ही कहलाएगा। अरे बताओ, तो यहां पर कितने हाइड्रोजन हो गए? 3। यहां पर इस कार्बन रेडिकल के लिए कितने हाइड्रोजन हो गए टोटल? 6 अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर आप लोगों को? तो जितने ज्यादा अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे उनकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा हो जाएगी, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। क्लियर आप लोगों को? तो इस वजह से मैं कह सकता हूं कि ये ज्यादा स्टेबल है एज कंपैरिजन टू दिस। और कल की क्लास के अंदर आप लोग कार्बोकैटायन को भी देख के आए थे कि सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल एज कंपैरिजन टू प्राइमरी। और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर कौन रहा था? कौन एक्सप्लेन कर रहा था? इंडक्टिव इफेक्ट। और आज मैं आप लोगों से कहूं तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को हाइपर कॉन्जुगेशन भी एक्सप्लेन करेगा, देखिए कैसे। क्लियर है? तो सबसे पहले सिग्मा पाई रेजोनेंस क्या होता है ये हम लोगों ने बात कर ली। दूसरा मैंने बताया इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस बोलते। देखो जब ये हाइड्रोजन के अंदर फ्री रेडिकल क्लीवेज हुआ तो इस हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, इस कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, और आप लोगों ने देखा कि अब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। अब बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, इसी वजह से मैं बोल सकता हूं कि ये क्या कहलाएगा? नो बॉन्ड रेजोनेंस। क्लियर आप लोगों को? ये क्या कहलाएगा? नो बॉन्ड रेजोनेंस। जरा ध्यान से देखिए, गौर से देखिए, समझ में आएंगी चीजें। समझना जरूरी है, रटना जरूरी नहीं है। देखो CH3 H3 H रेडिकल। क्लियर? पहले केस में ये निकला तो क्या बना? H H रेडिकल, रेडिकल हटा देता हूं, डबल बॉन्ड CH2 और ऊपर H रेडिकल पड़ जाएगा H। क्लियर है? अब ऐसा जरूरी नहीं है भाई, ये भी तो जा सकता है, ये जाएगा, इसमें अगर होमोलैरिटी क्लीवेज होगा H H H रेडिकल डबल बॉन्ड CH2, इनके बीच में बॉन्ड नहीं लगा रहा हूं मैं, देखो, और बॉन्ड ना लगाने की वजह से इनको क्या बोल रहा हूं? नो बॉन्ड रेजोनेंस। और तीसरा है बेटा ये भी तो जा सकता था। तो जितने अल्फा कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन होंगे उनकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा। क्लियर? तो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी देख लेते हैं और एल्कीन की स्टेबिलिटी। फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी देख लेते हैं और एल्कीन। चलो भाई देखिए CH3 CH2 रेडिकल, CH3 CH3 रेडिकल, CH3 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 रेडिकल, ये मेरे पास रेडिकल्स प्रेजेंट है। और इन रेडिकल्स की अगर मैं बात करूं तो कौन सा रेडिकल मोर स्टेबल है? दैट इज द प्राइमरी रेडिकल, सेकेंडरी और टर्शियरी रेडिकल। देखिए भाई कैसे, यहां पर कितने अल्फा पोजीशन पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है? 3। यहां पर टोटल कितने हाइड्रोजन अल्फा पोजीशन पर प्रेजेंट है? 6। यहां पर कितने बेटा? 9। और जितने ज्यादा अल्फा कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन प्रेजेंट होगी उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा। क्लियर आप लोगों को? वहीं पर मैं एल्कीन्स की बात कर लेता हूं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH CH3 CH2 C CH3 CH3 और एक और ले लेते हैं बेटा CH3C। ये मैंने 4 एल्कीन्स लिए हैं। इन चारों एल्कीन्स के अंदर अगर आप लोगों से मैं पूछूं कि किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है बताइए मुझे, तो हम लोग क्या देखेंगे? अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन पर जितने ज्यादा हाइड्रोजन
प्रेजेंट रहेंगे उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा रहेगी। जरा देखिए ये दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन है। डबल बॉन्डेड से नेक्स्ट कार्बन कौन सा? अल्फा। डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन कौन सा? अल्फा। ये दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन है, इधर तो कोई कार्बन है ही नहीं, इससे नेक्स्ट कार्बन कौन सा? अल्फा। इधर डबल बॉन्डेड कार्बन है, इधर कोई कार्बन तो है नहीं, इधर देखो ये कौन से कहलाएंगे? अल्फा। ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा और ये भी अल्फा। अब जितने ज्यादा अल्फा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। तो जरा देखिए भाई इधर कितने अल्फा है? 6 अल्फा। देखो 3 तो ये 3 ये, टोटल 6 अल्फा। इधर कितने हैं? ओनली 3 अल्फा। इधर कितने हैं? 6 अल्फा। क्लियर है बेटा? इधर कितने हैं? इधर कितने हैं? 3 6 9 12 अल्फा। अब देखो सर 3 अल्फा वाला तो सबसे कम स्टेबल, 12 अल्फा वाला सबसे ज्यादा स्टेबल। मेरी बात समझ लो, जितने ज्यादा अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेंगे उनकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। जैसा मैंने कहा मैं वैसा ही कर रहा हूं। 3 अल्फा की यहां पर बेटा प्रेजेंट है, इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम, इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। अब बात फंस जाती है कि सर इसमें भी 6 अल्फा है और इसमें भी 6 अल्फा है, अब बताओ क्या करें? तो जरा देखिए भाई CH3 CH डबल बॉन्ड CH3H और दूसरा है C डबल बॉन्ड C CH3 CH3H और H। ये क्लियर है? अब इसमें भी सब 6 अल्फा कार्बन थे, हाइड्रोजन प्रेजेंट थे, इसमें भी 6 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब इन दोनों की स्टेबिलिटी को कैसे एक्सपेंड करेंगे? बेटा देखो यहां पर CH3 दोनों अपोजिट साइड में प्रेजेंट है, अपोजिट साइड में, और यहां पर दोनों CH3 क्या है? नजदीक नजदीक है। और जब कोई चीज नजदीक नजदीक होगी तो उनके बीच में रिपल्सन के चांसेस बढ़ जाएंगे, और जब रिपल्सन के चांसेस बढ़ जाएंगे, देखो आप लोगों ने चुंबक का खेल खेला होगा, जब एक चुंबक को धक्का मारते हो तो अगली चुंबक आगे जाती है, ऐसे करते हो आगे जाती है, क्यों जाती है? तो रिपल्सन की वजह से। तो जब ये दोनों आपस में एक दूसरे के पास जाएंगे तो इनके बीच में क्या होगा? रिपल्सन। रिपल्सन करेंगे तो ये भी एक दूसरे को क्या मारेंगे? धक्का मारेंगे। धक्का मारेंगे तो कहां जाएंगी? दूर। अरे दूर जाएंगी, और दूर जाएंगी तो क्या ये स्टेबल रह पाएंगी? नहीं रह पाएंगी। और इसी फैक्टर को हम लोग स्टीरिक फैक्टर क्या बोलते हैं बेटा? स्टीरिक फैक्टर। क्या बोलते हैं? स्टीरिक फैक्टर। क्लियर? तो स्टीरिक फैक्टर प्रेजेंट होने की वजह से ये ज्यादा स्टेबल हुआ। तो अब आ जाओ भैया, सर सबसे ज्यादा स्टेबल 1 6 2 फिर 3 और फिर 4 नंबर वाला सबसे लेस स्टेबल। क्लियर आप लोगों को? और भी एल्कीन्स देता हूं आप लोगों को, बताना जरा कौन सी एल्कीन ज्यादा स्टेबल है। अभी हम पढ़ेंगे बाद में, जब यूनिट पढ़ेंगे ना मार्किनोफ एंटी मार्किनोफ रूल्स, आप लोगों को मैं बताऊंगा वहां पर सेट चेक रूल क्या होता है, तब आप लोगों को इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। चलो करते हैं। ये होमवर्क ही समझ लो आज का तुम्हारा, ठीक है? आप सभी बच्चों को कल मुझे बताना है कि किसके अंदर कितने अल्फा पोजीशन पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है। जितने ज्यादा होंगे उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा। क्लियर आप लोगों को? तो बेटा यही आज का हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट था। ज्यादा डिटेल्स आप लोग करेंगे, हम जब यूनिट करेंगे तो वहां पर स्टार्ट करेंगे। मैं बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा था आप लोगों को। एक चीज और भी है, और यहां पर है बेटा CH3 CH2 CH2
Which carbocatine is more stable? Which carbocatine is more stable? क्लियर आप लोग? तो जरा देखिए, आप लोगों को मैंने कल की क्लास में बताया था कि CH3 जो है ये एक प्लस आई इफेक्ट शो करता है। कौन सा इफेक्ट शो करता है? प्लस आई। यहां पर भी एक अल्काइल ग्रुप है, ये भी सर कौन सा इफेक्ट शो करता है? प्लस आई। क्लियर आप लोगों को? कौन सा इफेक्ट शो करता है? प्लस आई इफेक्ट शो। और मैंने कल की क्लास में आप लोगों को बताया था कि जितना बड़ा अल्काइल ग्रुप होगा वो उतना ही ज्यादा प्लस आई इफेक्ट शो करवाएगा। जितना ज्यादा अल्काइल ग्रुप बड़ा होगा वो उतना ही ज्यादा प्लस आई इफेक्ट शो कर पाएगा। और आपने मुझसे कहा था कि सर इसी वजह से इसका यहां पर स्टेबिलिटी ज्यादा होगी एज कंपैरिजन टू दिस। क्लियर आप लोगों को? बात समझ में आई? लेकिन जब आज हम लोगों ने हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट को पढ़ लिया है तो नतीजे कुछ और होंगे। देखिए क्या होंगे नतीजे, जरा देखिए कि यहां पर CH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, इससे नेक्स्ट कार्बन कौन सा कार्बन? अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन के ऊपर कितने हाइड्रोजन? 3, मतलब 3 अल्फा, मतलब 3 अल्फा। और यहां पर अगर मैं पूछूं तो अल्फा कार्बन के ऊपर कितने हाइड्रोजन? 2 अल्फा। आज बताओ आंसर क्या होगा? बता चुका हूं कि जितने ज्यादा अल्फा कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे उनकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो आज नतीजे उल्टे हो गए हैं, क्योंकि यहां पर 3 अल्फा पोजीशन पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो इनकी यहां पर क्या होगी? स्टेबिलिटी ज्यादा होगी एज कंपैरिजन टू दिस। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बेटा हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट ज्यादा डोमिनेंट होता है एज कंपैरिजन टू इंडक्टिव इफेक्ट। क्लियर आप लोगों को? तो हाइपर कॉन्जुगेशन बेटा इतना ही था। आप लोगों को चीजें फाइंड आउट करनी है, बतानी है, समझाना है, समझ के खुद करना है। कल की क्लास में हम लोग रेजोनेंस पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग हेलो एल्केन